राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, मशहूर अभिनेत्री सुरेखा सीकरी। सुरेखा सीकरी एक एयरफोर्स ऑफिसर के घर में पैदा हुई सुरेखा सीकरी मशहूर अभिनेत्री और रंगकर्मी हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से अभिनय के गुर सीखने वाली सुरेखा सीकरी ने 15 साल तक एनएसडी की रेपर्टरी में काम किया। रेपर्टरी करने के दौरान ही सुरेखा को फिल्मों में पहला मौका मिला 1978 में। फिल्म थी किस्सा कुर्सी का। अभिनय में हमेशा गुणवत्ता को तरजीह देने वाली सुरेखा ने अनादि अनंत, सलीम लंगड़े पे मत रो, मम्मो, नसीम, सरफरोश और रेनकोट जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म और टेलीविजन सीरियल तमस के लिए सुरेखा सीकरी को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सरदार जी सुनो, एक बात मैं तुमसे छुपाऊंगी नहीं। हमारा घरवाला और लड़का दोनों इस वक्त बाहर गए हुए गांव वालों के साथ, अभी लौट के आते होंगे। अब घरवाला तो मेरा आदमी अल्लाह मियां से डरने वाला है, तुमसे कुछ नहीं कहेगा, पर बेटा मेरा वैसा नहीं है। कुछ और लोग भी हैं उसके साथ। तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेंगे मैं नहीं जानती, अपना नफा नुकसान आप सोच लो। उम्र के इस पड़ाव पर भी बेहद ऊर्जावान सुरेखा सीकरी को जो पहचान छोटे पर्दे से मिली वो अपने आप में नायाब है। मैंने सोचा था तुझे मना लूंगी, भूल गई थी कि बच्चों के बड़े हो जाने के बाद माँ का हक भी नहीं रहता। किरदार, सात फेरे, बनेगी अपनी बात और केसर जैसे धारावाहिकों में अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करने वाली सुरेखा सीकरी कलर्स टेलीविजन के धारावाहिक बालिका वधू के जरिए आज घर घर में लोकप्रिय है। सोने की सीढ़ी चढ़ने की खुशी, सही सलामत देखने की खुशी के आगे फीकी है रे। बहुत बहुत स्वागत है सुरेखा जी। धन्यवाद। हमको बताइए कि हर रोज़ या हर गुज़रते दिन के साथ एक अभिनेता को ये नहीं मालूम होता कि उसको कल किस तरह का किरदार उसके हाथ में आएगा। बरसों से अलग अलग किरदार के कपड़े पहनना, उसका मेकअप धारण करना और वो बन जाना, ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो कब और कैसे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ जब मैंने एनएसडी ज्वाइन किया 68 में। उससे पहले मैंने कॉलेज में एक दो रोल्स किए थे, वही ड्रेसिंग गाउन पहन के, वो मूंछ लगा के जैसे करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था और धीरे धीरे सीखना शुरू किया। 3 साल का कोर्स था और अच्छे टीचर्स थे, अल्फाजी साहब थे और एटमॉस्फेयर एकदम चार्ज होता था, डिसिप्लिन वगैरह, तो काफ़ी सीखते गए हम लोग। अलग अलग पहलू, प्ले एनालिसिस, एक्टिंग क्लासेस होती थी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन क्लास, मेकअप सीखते थे, लाइटिंग क्या होती है वो सीखते थे, फिर बैक स्टेज के एरियाज़ के बारे में। तो धीरे धीरे हम लोग सीखते गए। मैं तो बिल्कुल ब्लैंक थी, तो मुझे काफ़ी वक्त लगा कुछ पकड़ पाने में। आप बिल्कुल ब्लैंक थीं, ये कहने के पीछे क्या आधार है? एक आर्ट के पीस को, एक कलाकृति को जिस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, उसके पीछे जो काम होता है और उसके पीछे जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं और जो समझ होती है, वो बिल्कुल भी नहीं थी मेरे पास। तो बेसिकली वो सीखा हम लोगों ने। और मेरे पहले टीचर थे इस मामले में अलकाजी साहब। मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्होंने हमें जो सिखाया, एक तो डिसिप्लिन सिखाया हमें, काम के प्रति श्रद्धा क्या होती है वो सिखाया उन्होंने, और उसके अलावा फिर बहुत सी चीज़ें, हाउ टू एनालाइज प्लेज, किस वक्त कैसा मेकअप होना चाहिए, किस वक्त क्या मूड होता है, क्या लाइटिंग होती है, क्या म्यूज़िक होता है, उस तरह की। अब उस उम्र में इतना सब सीख पाना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे फिल्टर इन होता गया होगा ज़रूर। आपने कहा कि अलकाज़ी ने जो आपको श्रद्धा, काम के प्रति श्रद्धा,
क्या यही वो केंद्रीय चीज़ है जो बाद में भी, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, जब अनुभव आपके समृद्ध होते जा रहे हैं, काम के अनुभव उसमें जोड़ते जाते हैं, क्या सिर्फ काम के प्रति श्रद्धा कोट एंड कोट वो है वो केंद्रीय चीज़ जो आपको एक ड्राइविंग फोर्स की तरह आगे ले जाती है? हाँ, काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। श्रद्धा तो है ही, इंटरेस्ट भी है, और मेरे काम में ह्यूमन नेचर के साथ डील करना पड़ता है। अलग अलग तरह के लोग, उनके स्वभाव, उनके बात करने के ढंग, उनके एक्सपीरियंसेस, वो क्या थे क्या हैं, ये जो स्किन एंड बोन है इसके अंदर क्या है, क्या सोचते हैं, वो जानना मेरा काम है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं वो इंसाइट्स हासिल करती रहूं अलग अलग तरीके से। और अगर श्रद्धा से देखा जाए तो हर चीज़ अपने आप को रिवील कर देती है। जैसे मेरे पास अगर स्क्रिप्ट आए और डायलॉग मुझे याद करने हैं, और अगर मैं सोचूं क्या यार ऐसा कुछ करूं, तो इमीडिएटली मेरी मनस्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी या इतनी अनप्रोडक्टिव हो जाएगी कि फिर मैं देख ही नहीं पाऊंगी कि वो 2 लाइनें ही चाहे मुझे बोलनी हैं, पर वो क्या है वो 2 लाइनें, उसके पीछे का अर्थ क्या है, कैसे बोली जाएंगी। बोलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, एक ही लाइन को आप कई तरीक़ों से बोल सकते हैं। तो उसके पीछे जो रिसर्च होती है, सोच होती है, वो मुमकिन हो जाती है अगर आप चीज़ को श्रद्धा से देख रहे हो। वो इट यील्ड्स इंफॉर्मेशन, वो रिस्पॉन्स आता है उधर से। तो आपने कहा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई आपकी ख़त्म होने के बाद फिर आपने रेपर्टरी में, मेरा ख्याल है लंबा समय रेपर्टरी काफ़ी लंबा समय गुजारा। कौन कौन से प्रमुख नाटक रहे होंगे और कौन से आपके साथ के एक्टर रहे होंगे जो उस पीरियड में आपके साथ थे? मैंने कोई निकाले होंगे, कोई 15 साल तो रेपर्टरी में मैंने गुजारे। काफ़ी अलग अलग तरह के हम लोगों ने प्लेस की। रेपर्टरी थी, ट्रैवलिंग पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था, क्योंकि वो जो कक्षा में पढ़ते थे उनसे अलग थी, ये परफॉर्मिंग ग्रुप के तौर पे तो बाहर भी जाते थे। तो हम लोगों ने कई प्लेस तैयार किए थे। प्रमुख प्लेस अब देखिए सब याद नहीं होंगे मुझे, लेकिन जो प्लेस जिनमें मैंने बहुत मज़ा आया मुझे करते हुए, एक तो मुख्यमंत्री था एक प्ले, फिर था एक प्ले संध्या छाया, बेगम का तकिया, चेरी ऑर्चर्ड, अंकल वानिया, 3 सिस्टर्स। और साथ में कौन लोग काम कर रहे थे आपके साथ में? हमारे साथ थे, लेडीज़ में थी एक तो उत्तरा बावकर थी, बाद में लोग आते जाते गए, बट बेसिकली उत्तरा वाज देयर, शी वाज माय बैचमेट। और मनोहर सिंह जी थे, और मतलब अच्छे अच्छे एक्टर्स थे। मनोहर जी थे, ओमपुरी जी थे, रघुवीर यादव थे, एक पॉइंट पे नसीरुद्दीन शाह भी थे, पर वो शायद रेपर्टरी में नहीं थे। वो जब 3rd ईयर में थे तब हम लोगों ने कुछ जॉइंट प्रोडक्शंस भी किए थे, रेपर्टरी और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स ने मिलकर। अंधा युग भी किया हम लोगों ने, अलग अलग तरह के हम लोगों ने प्लेस किए, और कॉस्ट्यूम भी हम लोग डिज़ाइन करते थे, एक्टिंग भी कर लेते थे। बहुत शुरुआती अगर मंच पर उतरकर अपने दिए हुए कैरेक्टर को प्ले करने का जो अनुभव है, कुछ याद कीजिए कि वो क्या इतना ही आसान या आत्मविश्वास से किया जा सकने वाला काम था जो अभी करती हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा पहला प्रोडक्शन था, मुझे अभी भी याद है। हम लोग 1st ईयर में थे और हम लोगों से कहा गया कि अब हम लोग, स्कूल प्रोडक्शन हो रहा था, ट्रोजन वुमेन, उर्दू में ट्रांसलेटेड था, एक ग्रीक ट्रेजेडी, और उसमें सीनियर एक्टर्स लाइक सुधा शिवपुरी, ओम शिवपुरी, ये लोग सब थे उसमें। और हम लोग उसी वक्त 1st ईयर में आए थे, तो हम लोगों को भी रोल्स दिए गए। श्रीलता एक मेरी साथ थी, उनको कैसेंड्रा का रोल दिया गया। उत्तरा को बहुत अच्छा सा, हेक्टर की बीवी थी शायद वो, उसका रोल दिया गया, और मुझे हेलन ऑफ ट्रॉय का रोल दिया गया।
मेरी एक सीन था मेरा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे स्टेज पे खड़ा होना नहीं आता था। मेरे घुटने लॉक हो गए थे, मैं एंट्री नहीं ले पा रही थी। फिर जब जैसे तैसे मैंने एंट्री ली, क्योंकि शो चल रहा है, आप खड़े थोड़ी विंग में नहीं खड़े रह सकते। सच कह रही हूँ, मैं यूं करके चल रही थी। फिर मेरी जब बोलना चाहा तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, गला मेरा रुंधा हुआ था। जाने क्या सोचा होगा ऑडियंस ने और अलकाजी साहब ने, और शिवपुरी जी के साथ मेरा सीन था। आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत ही एम्बैरेसिंग था मेरे लिए वो सब कुछ, एंड नर्वस में बहुत थी, पता नहीं मैंने कैसे किया। और फिर धीरे धीरे करके वो आत्मविश्वास आता गया। और इसमें कौन कैटलिस्ट बना होगा? कैटलिस्ट तो कह नहीं सकती, लेकिन उन 3 सालों में मैं काफ़ी ब्लैंक रही। मतलब सबने पढ़ाया, सब कुछ देखा सीखा, लेकिन फिर भी वो जेल नहीं हो रहा था मेरे दिमाग में पूरा चक्कर। फिर 3 साल के बाद कहीं जाकर एक दिन सडनली सब समझ गई मैं, सब समझ गई। मैंने उस स्टेज तक आते आते जो समझ जाना चाहिए था मुझे, वो मैं तब जाके समझ गई। कैटलिस्ट शायद कोई अंदर ही रहा होगा कि एक दिन मैं बैठी थी, मैं वहाँ स्टूडियो थिएटर में रविंद्र भवन में, और लाइटिंग चल रही थी, 3 सिस्टर्स या पता नहीं किस प्ले की लाइटिंग थी, और सडनली सब कुछ समझ में आने लगा मुझे। वो अंधेरे हॉल में बैठकर जब आप लाइटिंग होते हुए देखते हैं ना, स्पॉटलाइट्स एंगल हो रही हैं, एक अजीब सी मिस्टीरियस फीलिंग पैदा हो जाती है दिल में। वो देखकर सडनली एक अजीब सा मुझे लगा कि क्या है ये थिएटर, क्या चीज़ है। काफ़ी कुछ समझ में आ गया मुझे उस क्षण में। न जाओ जी, रुक जाओ। लौट आओ। तुमने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया है, दिल में कोई आस लेकर आए हो, जो होगी देखी जाएगी। आ जाओ, आ जाओ। ये ऊपर वाली कोठरी है, इसमें चुपचाप बैठ जाना, किसी को पता ना चले, आवाज ना करना। एक तो आपने कहा कि उन 3 बरसों में जब आप स्कूल में पढ़ रही थी तो काफ़ी डम थी। हाँ। और फिर एक उदाहरण आपने ये भी दिया कि जो प्ले था जिसमें आप हेलेन ऑफ ट्रॉय कर रही थी और वो सब घुटने जाम हो गए और बोल भी नहीं पा रही थी, तो क्या नाटक करने और नाटक सीखो जाकर क्या हालात थे कि आप स्कूल आई जबकि आपके अंदर वो स्वाभाविक नाटक नहीं था? तो किन परिस्थितियों में आपको ड्रामा स्कूल में आना पड़ गया था? जस्ट बाय चांस। असल में क्या हुआ कि मेरी जो छोटी बहन है वो इंटरेस्टेड थी। हम लोग पढ़ते थे अलीगढ़ में, तो हमारे कॉलेज में अलकाजी साहब किंग लियर लेकर आए। बहुत ही शानदार प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम्स, एक्टिंग हमने तो कभी देखी भी नहीं थी ऐसी। तो हम, माय सिस्टर वाज वेरी इम्प्रेस्ड। उसने कहा मैं तो एनएसडी ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ। तो उनके लिए फॉर्म मंगाया गया, बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस शी चेंज्ड हर माइंड, और फॉर्म पड़ा रहा काफ़ी दिन। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई तुम ही भर दो, मुझसे कहा तुम ही भर दो। तो मैं तो उस वक्त आई यूज्ड टू रीड पोएट्री एंड नॉवेल्स, मगर मैं पढ़ती बहुत थी, मुझे किताबी कीड़ा थी मैं। तो मैं चाहती थी मैं लिखने की फील्ड में जाऊँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो लिखना चाहती हूँ, मुझे कहती नहीं करके तो देख लो क्या है। हाँ, तो उनकी राय लेकर, उनके सजेशन पे, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं ये करने वाली हूँ। मैंने लिख कर भेज दिया वो फॉर्म भर के, और फिर इंटरव्यू का कॉल आया, ऑडिशन हुआ। ऑडिशन भी मैंने जाने कैसे दिया कि वो कुछ लेडी मैकबेथ की 4 लाइनें मैंने, मुनीबुर रहमान साहब एक होते थे हमारे पढ़ाने वाले, तो उन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे दे दी कि आप ये पढ़ दीजिएगा। तो वो 4 लाइनें मैंने पढ़ दी,
और मैं सच कह रही हूँ, मैंने फुसफुसा के पढ़ी, मुझे मालूम भी नहीं था प्रोजेक्शन क्या होता है, वॉइस क्या होती है, कुछ करके मैंने कर दिया, फिर भी मैं पास हो गई ऑडिशन में। फिर हमें उन्होंने रख लिया। उस ज़माने में लड़कियां कम जाती थी, और ये है सन 78 की बात है ये, नहीं 75 की बात है, 65 की बात है, एक्सक्यूज मी, हाँ 65 की बात है। उफ, देखिए भाई 65 में तो और भी नहीं जाती थी, तो इनकरेज करने के लिए तो। और तब आप स्कूल पूरा करने के बाद, जैसा कि आपने कहा कि रेपर्टरी में करीब 15 साल आपने गुजारे, यानी कि नाटक करने में काफ़ी संतोष मिल रहा था। और फिर वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने क्या ऐसा कहा कि अब नाटक में सैचुरेशन का कोई पॉइंट आ गया है और अब हमें कोई दूसरा मीडियम तलाश करना चाहिए? किन सैचुरेशन पॉइंट आप कह रहे हैं कि व्हेन आई लेफ्ट एनएसडी रेपर्टरी, उसके बाद आई जस्ट वांटेड टू चेंज माय सिटी, नॉट नेसेसरीली माय वर्क। मैंने सोचा था जो मैं करती हूँ मैं वहाँ भी कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं बॉम्बे आई। मेरा कोई इरादा नहीं था थिएटर छोड़ने का, लेकिन एक बात है, जब से मैं बॉम्बे आई हूँ मैंने एक प्ले में काम नहीं किया। मैं कहती हूँ जब हॉल में से उठ के जब कभी स्टेज पे खड़े हुई मैं एक दो बार, शायद किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए या कुछ, तो मुझे वो दिन याद आए, ये स्टेज, ये हॉल, लोग बैठे हैं, और वो ख़ास स्मेल होती है थिएटर्स की, वो डस्टी चेयर्स की जो स्मेल होती है ना ऑडिटोरियम की। I miss all that, but I have not stepped on the stage since then. तब से फिर मैंने टेलीविज़न, कुछ ऐसा हुआ होगा मेरी ज़िंदगी में चेंज आया, मुझे खुद मालूम नहीं था कि थिएटर की जगह में फिर टेलीविज़न एंड फिल्म। शहर क्यों बदलने का इरादा हुआ होगा? शहर बदलने का इससे इरादा हुआ कि आई हैड सम अनप्लेजेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस। उसके अलावा मैंने देखा कि जो एनएसडी में जो एक जो श्रद्धा भाव रहा करता था वो डिसअपियर हो गया था। जैसे कि पहले हम लोग सच बोलते थे आपस में, बाद में क्या हो गया कि उस वक्त सीरियल्स शूट होने शुरू हो गए थे, टेलीविज़न सीरियल्स, तो उसकी वजह से काफ़ी एक्टर चले जाया करते थे रिहर्सल छोड़कर, पर झूठ बोल के जाते थे, और फिर रिहर्सल में भी कम लोग आने लगे कि फ़लाँ वहाँ गए हैं, फ़लाँ कुछ भी ऊट पटांग रीज़न होता था कि मैं मदर इन लॉ को बस स्टॉप या इस तरह की चीज़ें, मतलब यू कुड सी कि वो कहीं और जा रहे हैं। तो जिस टुगेदरनेस और जिस श्रद्धा के साथ हम लोगों ने मिल के काम किया था, वो चीज़ कुछ बिखर सी गई, और मेरा मन भी उचाट हो गया। मैंने कहा चलो यहाँ से चल पड़ो। और फिर जब चल पड़ने के बाद मुंबई पहुँची, तो मुंबई पहुँचना एक चुनाव ही था कि क्योंकि शहर बदलकर इंसान बेंगलोर नहीं, मैं कहीं भी जा सकती थी। हाँ। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मेरी बहन का फ्लैट था यहाँ पे। और कोई वजह नहीं थी। अच्छा। क्योंकि ये मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा था जो मैं कर रही हूँ मैं कहीं भी कर लूँगी। पॉइंट वॉज टू गेट अवे, बिकॉज आई वॉज टेरिबली, एक तरह से कहते हैं ना कि जब टर्निंग पॉइंट आता है ज़िंदगी में, शायद एक मेंटल स्थिति भी चेंज हो जाती है कम्प्लीटली। मुझे एक वितृष्णा सी हो गई थी मतलबी लोगों से। तो मैंने कहा कि बस बहुत हो गया, चल निकलो कहीं। तो बॉम्बे तो बाय चांस, इट वाज माय सिस्टर हैड अ फ्लैट है, तो मैं यहाँ आ गई। फिर जब मैं यहाँ आई तो फिर 2-3 लोगों को पता चला, देन दे कॉन्टैक्टेड मी। उस ज़माने में ना मोबाइल फ़ोन्स थे, मेरे पास लैंडलाइन भी नहीं थी उस ज़माने में, तो किसी तरह से कांटेक्ट होता रहता था। और आई डिड सम वर्क हियर बट नथिंग टू डू विद थिएटर। शहर क्यों बदलने का इरादा हुआ होगा? शहर बदलने का इससे इरादा हुआ कि आई हैड सम अनप्लेजेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस। उसके अलावा मैंने देखा कि जो एनएसडी में जो एक जो श्रद्धा भाव रहा करता था वो डिसअपियर हो गया था। जैसे कि पहले हम लोग सच बोलते थे आपस में, बाद में क्या हो गया कि उस वक्त सीरियल्स शूट होने शुरू हो गए थे, टेलीविज़न सीरियल्स, तो उसकी वजह से काफ़ी एक्टर चले जाया करते थे रिहर्सल छोड़कर, पर झूठ बोल के जाते थे, और फिर रिहर्सल में भी कम लोग आने लगे कि फ़लाँ वहाँ गए हैं, फ़लाँ कुछ भी ऊट पटांग रीज़न होता था कि मैं मदर इन लॉ को बस स्टॉप या इस तरह की चीज़ें, मतलब यू कुड सी कि वो कहीं और जा रहे हैं। तो
जिस टुगेदरनेस और जिस श्रद्धा के साथ हम लोगों ने मिल के काम किया था, वो चीज़ कुछ बिखर सी गई। चलिए, थिएटर तो नहीं, लेकिन फिल्म, ख़ास तौर पर फिल्म, क्योंकि तब तक तो टेलीविज़न का इतना दौर दौरा नहीं था। आपको यहाँ आने के बाद पहला काम क्या मिला होगा? मैंने सईद मिर्ज़ा जी के साथ काम किया उनकी फिल्म में, सलीम लंगड़े पे मत रो। फिर मैंने गोविंद जी के साथ काम किया। पहले तो तमस में कर चुकी थी, उसके बाद 1-2 और प्रोजेक्ट्स की उनके साथ। फिर बस ऐसे ही धीरे धीरे मतलब यही करती रही मैं। फिर 90s में फिर जी आ गया, जी चैनल। उसके बाद फिर ये सीरियल शुरू हो गए। बहुत से लोगों को जो थिएटर छोड़कर फिल्मों में कहीं फंस जाते हैं, जब वो, उनका कहना है कि वो फंस गए और इसलिए वो थिएटर नहीं कर पा रहे हैं। आप के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थिएटर दोबारा आपने नहीं किया, इसको लेकर कोई आपको मलाल भी नहीं लगता? नहीं, मलाल है, लेकिन थिएटर करने के लिए आपको काफ़ी यहाँ स्ट्रगल करना पड़ता है। एक तो रिहर्सल ढंग की नहीं हो पाती किसी के साथ मिलके, सब लोग बिजी रहते हैं। यहाँ का स्टाइल थोड़ा अलग है। फिर क्या है, आना जाना, वो थिएटर अलग था जहाँ हम सुबह मिलते थे, 6-8 घंटे रिहर्सल, उसी मुद्दे पे, उसी सब्जेक्ट पे, और कोई बात नहीं। दिन रात उसी को खाते पीते सोते सांस लेते थे हम। तो वो तो मुमकिन नहीं है यहाँ। मतलब कुछ लोग करते भी होंगे जिनके रेगुलर थिएटर ग्रुप्स हैं या जो इन्वॉल्व हैं, बट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन अ रेगुलर बेसिस। 1-2 बार मैंने कोशिश भी की जुड़ने की किसी थिएटर ग्रुप से, लेकिन इन सब के अपने अपने टीम्स हैं। तो नोबडी इनकरेज्ड मी, तो मैंने भी कहा ठीक है भाई, उनकी मर्जी। फिर आप देखेंगे कि टेलीविज़न के बारे में भी बहुत सारे एक्टर्स ये कहकर टेलीविज़न को बाय बाय कह देते हैं कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और वो एक रोज़ रोज़ किया जाने वाला, उसमें डेडलाइंस बड़ी शार्प हैं और काफ़ी वर्क प्रेशर है। लेकिन आप ऐसा कुछ ना कहकर उसमें काफ़ी आनंद लेती हैं। मैं काफ़ी आनंद लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी बोरिंग नहीं होता अनलेस कि आप सोचेंगे बोरिंग है। वही माइंडसेट की जो बात होती है ना। तो जब बोरिंग आपको नहीं लग रहा है या आपने तय कर दिया है भैया मैं तो नहीं सोचूंगी बोरिंग है, देखूं तो क्या है। अगर आप इस तरह से अप्रोच करें काम को, तो चाहे आप वही रोल 15 साल करते जाएं, रोल वही है, कपड़े वही हैं, कपड़े भी बदल जाते हैं 15 साल में, लेकिन सीन नया होता है ना हर बार। और 15 साल बाद वो कैरेक्टर भी 15 साल और वो आगे आ चुका होता है स्टोरी लाइन में भी, और हर सीन अलग है, हर डायलॉग अलग है। तो अगर आप उसको पिटे हुए ढंग से ना करें तो वो तो अपने में इट्स अ फ्रेश प्रोपोजिशन। पिटा हुआ एटीट्यूड अपना हो जाता है। एक ढर्रे में फंसने का जो होता है ना, उसमें हम नहीं फंसते। देयर इज नथिंग लाइक अ ढर्रा एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। एवरीथिंग इज़ इंटरेस्टिंग। और अगर श्रद्धापूर्वक आप वही काम करें, श्रद्धापूर्वक करते करते एक प्यार उपजता है उस चीज़ के प्रति, फिर वो चीज़ भी रिस्पॉन्स देती है ऐसा कि कई जवाब मिल जाते हैं, कई सीक्रेट्स खुल जाते हैं। सो आई डोंट फाइंड इट बोरिंग, चाहे मैं वही कैरेक्टर कर रही हूँ, चाहे मैं 10 अलग अलग कैरेक्टर्स खेलूँ, माई वर्क रिमेन्स equally interesting for me because each day is different, each scene is different. कैसे बदमाश है देखा, निकल पड़े। अब डांट के रखूंगी इन आसमान को। सारी विदाई से पहले मजाल जो एक भी निकल जाओ। क्या बोली थी तू? मेहंदी की सुगंधा में ना? हाँ। और तब भी कि जब टेलीविजन एक्टर, मूवी जो भी है, मतलब एक्टर की ज़िंदगी ही बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। वो मतलब 9 to 5 वाला चक्कर नहीं होता ये। और तब जबकि आप अपने काम को अच्छी तरह जानते हैं और आपको नहीं मालूम होता कि आपके साथ जो फेलो एक्टर होगा वो कौन होगा या होगी, और तब जब रिस्पॉन्सेस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिलते तो एक तरह की खींच भी पैदा होती है। हाँ, कभी हुआ करती थी, लेकिन आई हैव आउटग्रोन दैट, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो पॉइंट ये है कि भाई
अगला एक्टर चाहे चलो इंटरेस्टेड नहीं है, वो जैसे तैसे, कोई बात नहीं, आप उसके साथ ढल के चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा लगे कि वो तालमेल नहीं बैठ रहा, तालमेल बिठा लेते हैं उसी ढंग से, फिर धीरे धीरे हो जाता है ना। और जब जो कोई लंबे सीरियल जो चल रहे होते हैं उसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर दिन की शूटिंग में कितना काम ऐसा कर देना होता है जिसकी बात आप कह रही थी कि फ्रीज़ डिफ्रीज़ की बात, वो क्या है, वो ज़रा हमको समझाइए। आजकल का जो डेली सोप का जो सीन है उसमें हर एपिसोड इम्पोर्टेंट होता है दर्शक को बांधे रखने के लिए। तो एपिसोड का जो एंड होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो क्लिफ हैंगर जिसको हम पहले कहा करते थे, क्योंकि ऐसी जगह जाके कहानी को रोकना कि दर्शक की सांस रुक जाए और वो आतुर रहे कि भैया अगला एपिसोड हमें देखना ही देखना है कि अब क्या होता है। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए राइटर को कोशिश करनी पड़ती है हर बार, और उसमें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं कैरेक्टर्स को लेके, सिचुएशंस को लेके। तो फिर उसके आसपास थोड़ा अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करते हुए, उसको भी जस्टिफाई करते हुए फिर करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका अगर क्लिफ हैंगर नहीं हुआ, आजकल उसको फ्रीज़ बोलते हैं, क्योंकि वो फ्रीज़ हुआ और फिर वो क्रेडिट्स आने शुरू हो गए, फ्रीज़ पॉइंट। अगर फ्रीज़ पॉइंट इज़ द वन कि जो दर्शक को पकड़ के रखे, तो वो तो पहले से ही है, वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मगर अब और ज़्यादा फीवरिशली लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इतने चैनल्स हैं, इतने शोज़ चल रहे हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा अपीलिंग होगा, इस बात की भी कंपटीशन सा लगा रहता है चैनल्स के बीच में। आतंक से संघर्ष करने वाला हर पल खतरों से खेलता है, क्या पता कब प्राणों से हाथ धोना पड़ जाए। जैसे अपने शुरुआत में चाहे श्याम बेनेगल के साथ या सईद मिर्ज़ा के साथ, प्रकाश झा के साथ, ज़्यादातर रियलिस्टिक जो सिनेमा है उसमें, सिनेमा में कुछ काम, जब टीवी में तो वो बिल्कुल ही एक कहिए कि बहुत हद तक नकली एक दुनिया और नकली चरित्र आपके सामने होते हैं, जो ना तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे कपड़े पहनते हैं और ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतनी लाउड। लेकिन अब आपने इसके साथ एक तालमेल बैठा लिया है और अब आप ये सब सवाल नहीं पूछती हूँ। अगर वो मैच नहीं हो रहा है कैरेक्टर कॉस्ट्यूम के साथ, ऑब्वियसली सवाल तो उठते ही हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतना, मतलब शायद मैंने उस तरह के शोज़ में काम नहीं किया है कि जहाँ इस तरह की अनरियलिस्टिक डिमांड्स हों, हो सकता है। लेकिन देयर इज़ नो सच थिंग। एक्टर होता है ना, एन एक्टर कैन ओवरकम, निकालना है उसको जस्टिफिकेशन तो निकाल के लेता है, पर चाहिए उसके बिना नहीं तो फेक लगेगा, उसको खुद फील होगा मैं फेक हूँ, फेक सीन कर रहा हूँ मैं। तो जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें वो सही बात ढूंढो, उसको कहाँ है जस्टिफिकेशन, मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। एक एक्टर के तौर पर आपकी खुद क्या महत्वाकांक्षाएं क्या रहीं जो पूरी हुई या नहीं हुई, इस बारे में बताइए। कि जब आपने शुरू किया तो सोचा कि ये हमारे सामने गोल है और हमको ये अचीव करना है। एक्चुअली मैं हमेशा से ही ऐसी, आई बीन सच अ कंफ्यूज्ड पर्सन कि आई नेवर इवन एंटरटेन द थॉट ऑफ अ गोल। वो सब कुछ एक्सीडेंटली घटता चला गया मेरी ज़िंदगी में, सच कह रही हूँ। मेरा अभी भी कोई गोल नहीं है एक्टिंग वगैरह किसी भी चीज़ को लेकर। एक है अब जो मुझे पता चला है कि हु एम आई। और इस सवाल, और ये एक्टिंग से जुड़ा हुआ है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो एक्टर होता है वो ख़ास इसी चीज़ से फिर संबंधित हो जाता है इस क्वेश्चन से कि मैं कौन हूँ, ये जामा किसका है। और मैं तो कई जामे बदलती हूँ, तो मैं हूँ कौन? मैं वो हूँ जो ये कई कैरेक्टर्स खेल रही हूँ। और तब इस बात को जानने के लिए कि आप हैं कौन,
आप क्या कोशिश करती हैं? अपने आप को ऑब्जर्व करना जहाँ तक हो सके, क्योंकि कई बार इन्वॉल्वमेंट होते होते फिर याद आता है, तो सडनली फिर अपने आप को देखता है आदमी, फिर ये देखता है कि ये तो बोल रहा है और कर रहा है, पर जो देख रहा है वो कौन है? वो कौन है जो देख रहा है? सो इट लीड्स यू एक्चुअली इन अ वे। ये प्रोफेशन ऐसा है कि वो आपको ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी करते करते, आप खुद अपनी स्टडी करते करते आप ऐसी जगह पहुंच ही जाते हैं, और पहुंचना चाहिए भी, कि मैं कौन हूँ, और कहीं कहीं आभास भी होने लगे कि मैं कौन हूँ। मतलब ये इसलिए है कि जो आप हैं वो बहुत कम बार रह पाते हैं, क्योंकि आपको हर बार कोई और बनना पड़ता है, और कोई और बनते नहीं, बनते वो और बनना, मैं जो हूँ, ये सब सतही बातें हैं। ये सुरेखा है, उधर मैं उसका रोल कर रही हूँ, फलानी उसका रोल कर रही हूँ, ये सब सतही हैं। लेकिन वो जो ऑब्जर्वर है, जो मैं अपने को ऑब्जर्व कर रही हूँ, अब वो कभी आता है कभी जाता है, वो फीलिंग, वो बड़ी अच्छी फीलिंग है। क्योंकि मैं भी तो एक रोल हूँ, ये भी रोल है ना एक, या दैट्स व्हाट आई बिलीव। मतलब कई लोग बिलीव भी नहीं करते कि आगे भी कहीं जाना है, बट आई बिलीव इन रीइंकार्नेशन। तो ये भी रोल है, तो वो कौन है जो आगे जाएगा? तो उसकी जो सर्च है वो कहीं फिल्टर डाउन होती है हमारी डे टू डे लाइफ लिविंग, जो है ये शरीर और ये मन, इसमें फ़िल्टर हो चुकी है वो चीज़, तो इसकी खोज भी कुछ उसी दिशा में फिर जाने लगती है। मैं कौन हूँ? मतलब अपने द्वारा ही अपने पे हावी होकर, अपने पे काबू पाकर, अपने द्वारा ही। तो मुझे बेसिकली वो सबसे इंटरेस्टिंग वो चीज़ है, मतलब एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेखा जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। ये थी जानी मानी अभिनेत्री सुरेखा सीकरी प्रोग्राम गुफ्तगू में। इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।